क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमारी शिक्षा व्यवस्था और भी बेहतर और स्मार्ट होती जाती है? हम सब यही मानकर चलते हैं, है ना? लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ऐतिहासिक सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो इस सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। इतिहास की कहानी उतनी सीधी है नहीं जितनी हमें पढ़ाई जाती है। जरा इस चौंकाने वाले दावे पर गौर कीजिए। साल था 1931 और जगह थी लंदन का चाथम हाउस। वहां महात्मा गांधी ने एक ऐसी बात कही जिसने ब्रिटिश बुद्धिजीवियों को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा था, मैं बिना किसी डर के ये कह सकता हूं कि आज का भारत 50 या 100 साल पहले के भारत की तुलना में कहीं अधिक निरक्षर है। जरा सोचिए, एक राष्ट्र आगे बढ़ने के बजाय शिक्षा के मामले में पीछे कैसे जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला विरोधाभास है। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर एक पूरी की पूरी सभ्यता अपने नॉलेज का इतना बड़ा खजाना कैसे खो देती है? ये सिर्फ इतिहास की कोई पुरानी घटना नहीं है। ये इस बात की एक जीती जागती केस स्टडी है कि जब सदियों पुराने अत्यधिक एडवांस्ड ज्ञान के ढांचे को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया जाता है तो असल में होता क्या है? ये आज के समाज के लिए एक चेतावनी है जिसे समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो आइए सबसे पहले इस महान साक्षरता विरोधाभास को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसकी जड़ें कहाँ छुपी हैं। इसके लिए हमें प्राचीन भारत के उन वन विश्वविद्यालयों यानी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर झांकना होगा, जैसे नालंदा और तक्षशिला। इस बात को थोड़ा पर्सपेक्टिव में समझने की कोशिश करते हैं। 1248 में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को अपना रॉयल चार्टर मिला भी नहीं था, उससे सदियों पहले भारत में ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज काम कर रही थीं। और ये कोई शांत एकांत आश्रम नहीं थे, बल्कि इंटेंस और ग्लोबल कैंपस थे। 7वीं शताब्दी में आए चीनी छात्र ज़ुआनज़ैंग के विवरण को ही ले लीजिए। उनके अनुसार नालंदा की प्रवेश परीक्षा इतनी ज्यादा कठिन थी कि केवल 20% आवेदकों को ही एंट्री मिल पाती थी, मतलब 5 में से सिर्फ एक छात्र। ये सिलेक्शन रेट आज की दुनिया के किसी भी टॉप आईवी लीग विश्वविद्यालय जितना ही टफ था। अब जरा इसके स्केल यानी इसके पैमाने की कल्पना कीजिए। अपने चरम पर केवल एक इसी विश्वविद्यालय में दुनिया भर से आए 8,500 छात्र और 1500 शिक्षक मौजूद थे। बिना किसी इंटरनेट के, बिना किसी आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन के, दुनिया के कोने कोने से बेहतरीन दिमाग सिर्फ ज्ञान की खोज में यहाँ खिंचे चले आ रहे थे। आज के पैमानों से भी अगर हम इसे देखें तो ये स्केल सच में अचंभित करने वाला है। यहीं पर हमें प्राचीन और आधुनिक शिक्षा के बीच का सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी अंतर दिखाई देता है। आज की जो एजुकेशन है वो काफी साइलोड है, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग डब्बा। अब बहुत बाद में जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं। लेकिन प्राचीन काल का सिस्टम पूरी तरह से मल्टीडिसिप्लिनरी था। वहां छात्रों को एक ही समय में 18 अलग अलग विषयों में महारत हासिल करनी होती थी। वे तर्कशास्त्र, चिकित्सा, खगोल विज्ञान और प्रैक्टिकल स्किल्स सब एक साथ सीखते थे। इससे दिमाग हर दिशा में सोचना सीखता था और विषयों के बीच गहरा कनेक्शन बन पाता था। अब सवाल यह है कि वो छात्र इतनी सारी जानकारी एक साथ कैसे प्रोसेस करते थे? यहीं एंट्री होती है एडवांस्ड ब्रेन ट्रेनिंग और बोर्ड गेम्स की। असल में वो लोग अपनी मेमोरी को किसी मसल या मांसपेशी की तरह ट्रेन करते थे और यहीं पर ब्रह्मचर्य का असली मतलब सामने आता है। आज हम अक्सर इसे सिर्फ शारीरिक संयम मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके उस पूरी ऊर्जा को फोकस के साथ ज्ञान प्राप्ति की ओर मोड़ने की एक प्राचीन तकनीक थी। आसान भाषा में कहें तो ये उस समय का एक बेहतरीन मेंटल हैक था जिससे कॉन्सेंट्रेशन को सुपरचार्ज किया जाता था। लेकिन रुकिए, ये सब सिर्फ कठोर अनुशासन तक ही सीमित नहीं था। सीखने की इस प्रक्रिया को मजेदार बनाने के लिए शानदार बोर्ड गेम्स का आविष्कार किया गया। चौपड़, जिसे आज हम सांप सीढ़ी कहते हैं, असल में धर्म, नैतिकता और मोक्ष का पाठ पढ़ाता था। चतुरंग, जो कि आधुनिक चेस का पूर्वज है, वो रणनीति और एथिक्स की ट्रेनिंग देता था। और क्रीड़ापत्रम जैसे कार्ड गेम्स महाकाव्यों के जरिए गहरा सांस्कृतिक ज्ञान बांटते थे। खेल खेल में सीखना कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सदियों पुरानी एक बेहतरीन कला है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम था, ये सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहा, ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा ग्लोबल निर्यातक यानी एक्सपोर्टर बन गया। इसे नॉलेज की एक प्राचीन ग्लोबल सप्लाई चेन की तरह समझिए। 8वीं शताब्दी में ज्ञान के प्रसार की एक बहुत बड़ी लहर आई। खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित की प्राचीन भारतीय अवधारणाओं को पहले संकलित किया गया। फिर बगदाद जैसे बड़े सेंटर्स में उनका अनुवाद हुआ और वहां से ये अमूल्य ज्ञान इस्लामी दुनिया से होते हुए सीधा यूरोप तक जा पहुंचा। इस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा और सीधा असर अगर कहीं दिखता है तो वो है हमारी अंक प्रणाली और शून्य यानी जीरो की वो क्रांतिकारी अवधारणा जिसका इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है।
जरा सोचकर देखिए, जिस गणित पर आज की हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी है, हमारे स्पेस मिशन टिके हैं, वो सब इसी प्राचीन ज्ञान के आदान प्रदान का नतीजा है। जीरो के बिना तो आधुनिक विज्ञान को कोई वजूद ही नहीं है। और बात सिर्फ गणित की नहीं है। पाणिनि के प्राचीन संस्कृत व्याकरण के व्यवस्थित नियमों ने आधुनिक भाषा विज्ञान को इतनी गहराई से प्रभावित किया कि आप हैरान रह जाएंगे। सदियों पुराने इन भाषाई नियमों ने बाद में कंप्यूटर साइंटिस्ट को आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाने में भी मदद की। एक प्राचीन व्याकरण की किताब आज की एडवांस कोडिंग का आधार बनी, है ना? ये बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली बात। लेकिन फिर इतना बड़ा इकोसिस्टम अचानक गायब कैसे हो गया? इस व्यवस्था का पतन कैसे हुआ? यह पतन रातों रात नहीं हुआ था। इसकी एक पूरी दुखद टाइमलाइन है। लगभग 1200 ईस्वी में आक्रमणकारियों ने नालंदा और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों को पूरी तरह तहस-नहस कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसका असली अंत सदियों बाद तब हुआ जब 1835 के इंग्लिश एजुकेशन एक्ट और थॉमस मकाले की नीतियों जैसे औपनिवेशिक फरमानों ने स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से हाशिए पर धकेल दिया। उस वक्त थॉमस मैकॉले का एक बेहद घमंडी और चौंकाने वाला बयान सामने आया था। उन्होंने दावा किया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के संपूर्ण मूल साहित्य के बराबर है। मतलब एक ही झटके में सदियों के प्राचीन, परिष्कृत और पूरी दुनिया को राह दिखाने वाले ज्ञान को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वो उनका नहीं था। एक पूरी सभ्यता के ज्ञान को अमान्य कर दिया गया। तो इस पूरे सिस्टम को खत्म करके हमने खोया क्या? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर शिक्षा का अंतिम उद्देश्य है क्या? देखिए, इन संस्थानों के विनाश से हमने सिर्फ किताबें या इमारतें नहीं खोईं, हमने सीखने की उस पूरी फिलॉसफी को खो दिया। प्राचीन प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ कॉर्पोरेट वर्कर या मशीनें तैयार करना नहीं था। इसका लक्ष्य था एक सर्वांगीण इंसान बनाना, जो नैतिकता को समझे, जो प्रकृति और अपने पर्यावरण के साथ जुड़ा हो। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था अक्सर सिर्फ सूचनाओं को रटने, गलाकाट प्रतियोगिता और किसी तरह एक डिग्री हासिल करने की दौड़ में तब्दील हो गई है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है। डिग्रियों की इस अंधी दौड़ में हमारी मॉडर्न एजुकेशन असल में हासिल क्या कर रही है? अगर हम इसकी तुलना अतीत के उन समग्र और जीवन को गढ़ने वाले लक्ष्यों से करें तो हम कहाँ खड़े हैं? क्या सिर्फ कागज के टुकड़े बटोरना ही सच्ची शिक्षा है? हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके दिमाग में गूंजना चाहिए। इस पर जरूर सोचिएगा।